गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको पढ़ा रहे थे पुष्प की संरचना और पराग कोश की संरचना। आज हम आपको पढ़ाएंगे लघु बीजाणु जनन, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज की हमारी हेडिंग होगी लघु बीजाणु जनन, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन क्या है? तो इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर पता चलता है कि वह विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह है जो बाह्य त्वचा से घिरा होता है। बाह्य त्वचा के नीचे का अधोस्तरीय जो कोशिकाएं होती हैं वे अपने दीर्घाकार, स्पष्ट, केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इसीलिए ये प्रपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रत्येक प्रपशु कोशिकाएं परिणत विभाजन की सहायता से विभाजित होकर बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 स्तर तक बनाती हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं लघु बीजाणु जनन का डायग्राम। तो देखेंगे ये लघु बीजाणु जनन है। ये बाह्य त्वचा सबसे पहले आप देख रहे हैं विभज्योतकी कोशिकाएं हैं, प्रपशु कोशिकाएं हैं, संवहन ऊतक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, बाह्य त्वचा है, फिर यहाँ पर संवहन ऊतक है, उसके बाद यहाँ पर इसी की फिर काट है, बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर, टेपिटम, लघु बीजाणु, मात्र कोशिकाएँ और रंध्रक। इसी प्रकार इसमें जब काट में देखते हैं तो संवहन बंडल, अंतः स्तर, बाह्य त्वचा, परागकोश, परागकण और रंध्रक। तो यह था परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। सबसे पहले जो आप देख रहे थे ए से लेकर ई तक की जो आपकी कोशिकाएं थी वे परागकोश की विभिन्न अवस्थाएं थी, और जो एफ कोशिका है वह परागकोश की अनुप्रस्थ काट है। तो आप एक बार फिर से देख लें, ए, बी, सी, डी, ई, ये सब क्या है? परागकोश की विभिन्न अवस्थाएं हैं। और जो एफ कोशिका है वह है आपकी परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो अब हम पढ़ाएंगे आपको पराग कणों के विकास में विविधताएं। तो हेडिंग हमारी होगी पराग कणों के विकास में विविधताएं। पराग कणों के विकास में विविधताएं। तो सबसे पहला नंबर हमारा है इसमें नंबर 1, लघु बीजाणुओं या पराग कणों के बनने के समय द्विबीजपत्रीय पादपों में भित्ति निर्माण युगपत प्रकार का होता है। इस प्रकार निर्मित ये 4 लघु बीजाणु चतुष्फल कार्यरीति में विन्यसित रहते हैं। नंबर 2, एक बीजपत्रीय पादपों में भित्ति निर्माण क्रमानुसार होता है। इस प्रकार के चतुष्क को सम द्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। नंबर 3, कुछ पादपों में लंबवत टी आकार के या तिरछे चतुष्क पाए जाते हैं। नंबर 4, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस नामक पादप में 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। नंबर 5, प्रायः लघु बीजाणु चतुष्क से बीजाणु पृथक होकर परागधानी में बिखरे रहते हैं, लेकिन कुछ पादपों में चारों लघु बीजाणु या परागकण एक साथ जुड़े रहते हैं, जिन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं, जैसे टाइफा। अगला नंबर, कुछ पादपों में लघु बीजाणु या परागकण मिलकर एक विशेष रचना
परागपिंड बनाते हैं, जैसे मदार। तो ये थे आपके परागकण के विकास में विविधताएं। अब हेडिंग हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगली हेडिंग है वो है पराग कोश का स्फुटन। तो हेडिंग आपकी होगी पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है यानी कि वह पूर्ण हो जाता है, तो उसके मध्य पाई जाने वाली मध्य त्वचीय स्तर एवं टेपिटम स्तर भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा एवं अंतः स्तर रह जाता है। तो ये क्या था आपका पराग कोश का स्फुटन। तो इस प्रकार पराग कोश में स्फुटन अनुदैर्ध्य खाज बनने से होता है। कभी कभी स्फुटन पराग कोश की अग्र दरारों या छिद्रों से भी होता है। पराग कोश के स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व पराग कोश के अंदर अंतः स्तर से जल सूखने लगता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं में बाह्य पतली भित्ति की ओर सिकुड़ जाती है। इस कारण रंध्रक या मुख की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे ये दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने पर ये परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये देखिए पराग कोश के स्फुटन की विभिन्न विधियां हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ए नंबर जो वो है पराग कोश है, फिर बी नंबर है उसमें आप रंध्रक देख रहे हैं, फिर उसमें अनुप्रस्थ काट लगाई गई नंबर सी पे, और जब अनुप्रस्थ काट से देखा नंबर डी पे तो कपाट उस पर निकले हुए थे। तो ये थी पराग कोश के स्फुटन की विभिन्न विधियाँ। ये डायग्राम आप सभी को बना लेना है, देख लीजिए थे आप लोग सभी लोग बना लेंगे। तो ये थी पराग कोश के स्फुटन की विभिन्न विधियाँ। अब अगली हेडिंग आपकी है लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद। तो हेडिंग आपकी है लघु बीजाणु या युग्मकोद्भिद। लिख ले सभी लोग, लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद। इसे पराग का तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोशिकीय आगुणित गोलाकार या अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी होती है। परागकणों का आमाप 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस 10 μm के होते हैं तथा सबसे बड़े आकार के परागकण मिरेविलिस जलापा 200 μm के होते हैं। परागकण निम्न दो आवरणों से आस्तरित रहते हैं। सबसे पहला अस्त्र जो होता है वह होता है बाह्यचोल। तो पहली हेडिंग आपकी होगी बाह्यचोल। बाह्यचोल में लिखेंगे यह मोटा व खुरदरा होता है। यह एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। यह केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्यचोल को सरलता से भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता, तो जिसके परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी अंतःचोल। तो अंतःचोल क्या है? यह पतला एवं कोमल झिल्ली वाला स्तर होता है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है। यह मुख्यतः फैक्टोसेलुलोज का बना होता है। बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इसमें स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, जबकि स्पोरोपोलिनिन बाह्यचोल में उपस्थित था और इसमें अनुपस्थित है।
तो प्रायः द्विबीजपत्री पराग कणों में 3 जनन छिद्र या एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र पाया जाता है। तो परागकण अंकुरण के समय अंतःचोल छिद्र से होकर एक अतिवृद्धि पराग नली के रूप में बाहर निकलता है। परागकल। अब हम आपको जो अगली हेडिंग है वो है लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन क्या है ये कल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे।